हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, प्रतिदिन की तरह आज फिर हम टेस्ट लेकर आपके समक्ष आ गए हैं। यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आज आपके समक्ष आई हूँ। क्वेश्चन करने का तरीका आप सभी को पता ही होगा। क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। आप इसके ऑप्शन विकल्प चारों आपके सामने दिए गए हैं। इसमें से सही विकल्प का चयन कीजिए और कमेंट करके अपना आंसर दीजिए। दोस्तों, ऐसा ना समझना कि अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है तो हमारा पेपर दिसंबर में होगा। ऐसा नहीं है। एडमिट कार्ड नहीं आने के पीछे कुछ रीज़न है और पेपर आपका दिसंबर या नवंबर में नहीं होगा। पेपर आपका सितंबर में ही होगा। इतना हो सकता है कि एक वीक और आगे से खिसका दिया जाए। आप अपनी तैयारी में लगे रहें और 99% मानकर चलें कि पेपर जो हमारा सितंबर में ही होगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अल्लाह किस ऋतु में गाया जाता है। अल्लाह किस ऋतु में गाया जाता है। विकल्प है बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर होगा बिफोर बोल, वर्षा ऋतु में। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु में। नेट में ही नहीं, अनेक परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है, तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है। विकल्प है प्राकृत से, संस्कृत से, पाली से, प्राकृत की अंतिम और अपभ्रंश अवस्था से। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा D4 ढोक। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना किसने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नाट्य वृत्तियों की संख्या कितनी है। नाट्य वृत्तियों की संख्या कितनी है। विकल्प है 5, 7, 4, 9। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा सही आंसर हो जाएगा C4 कैट। नाट्य वृत्तियां 4 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन देखना, रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमितिवाद की स्थापना किसने की। ऑप्शन है भट्टलोलट, अभिनवगुप्त, शंकुक, भट्टनायक। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा सही आंसर आ जाएगा शंकुक। अनुमितिवाद किसका था। शंकुक का था। दोस्तों, ये मैंने बहुत अच्छे से कोड से आपको करवा रखा है। उत्पत्ति की लोह लगी, शंकुक ने अनुमति दे दी। शंकुक ने अनुमिति, तो याद रहेगा शंकुक का क्या है, अनुमतिवाद। उत्पत्ति की लोह लगी, तो उत्पत्तिवाद किसका था। लोह से लोलट याद रखिए, भट्ट लोलट का। शंकुक ने अनुमति दे दी, तो शंकुक का क्या हुआ, अनुमितिवाद। भट्टनायक ने भुक्ति, तो भट्टनायक का क्या हो जाएगा, भुक्तिवाद। अभिनव गुप्त की अभिव्यक्ति, तो अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद हो जाएगा। पुनः सुनिए, उत्पत्ति की लोह लगी, शंकुक ने अनुमति दे दी, भट्टनायक ने भुक्ति, अभिनव गुप्त की अभिव्यक्ति। शंकुक का हो जाएगा अनुमितिवाद। आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, साधारणीकरण आलंबन तत्व धर्म का होता है।
यह मान्यता किसकी है? विकल्प है आचार्य विश्वनाथ, आचार्य नगेंद्र, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प हमारा हो जाएगा डी फॉर डॉग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा जो साधारणीकरण है वो आलंबन तत्व धर्म का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रणमल छंद नामक काव्य किसने रचा? विकल्प है जगनिक, श्रीधर, नरपति नाल है, भट्ट केदार। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा सही आंसर हो जाएगा बी फॉर बोल, श्रीधर ने। रणमल छंद किसकी रचना है? श्रीधर की। अगला क्वेश्चन देखिए, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, यह उक्ति किसकी है? विकल्प है गोरखनाथ, कबीरदास, विठलनाथ, तुलसीदास। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। दोस्तों, जो गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये कथन, ये उक्ति किसकी है? तुलसीदास के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, जयदेव से प्रभावित विद्यापति की कौन सी रचना है? विकल्प है पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, पदावली जो रचना है विद्यापति की वो जयदेव से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन देखिए, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं। दोस्तों, ये उज्ज्वल में थोड़ा वर्तनी मिस्टेक है। उज्ज्वल में दोनों जे आधे आते हैं आपके। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं। विकल्प है वल्लभाचारी, स्वामी अग्रदास, रूप गोस्वामी, नाभादास। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। उज्ज्वल नीलमणि किसकी है? रूप गोस्वामी की। दोस्तों, बहुत बार अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है। हम याद कैसे रख लें इसको? देखो, उज्ज्वल, उज्ज्वल क्या होता है? जो रूपमान होता है, जिसका रूप अच्छा होता है वही तो उज्ज्वल माना जाता है। तो बस याद रखिए कि उज्ज्वल नीलमणि किसका है? रूप गोस्वामी का। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य भरत के अनुसार नाट्य मंच कितने प्रकार के हैं? आचार्य भरत के अनुसार नाट्य मंच कितने प्रकार के हैं? विकल्प हैं 3, 4, 5, 6। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा 3। आचार्य भरत मुनि के अनुसार नाट्य मंच 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? विकल्प है सख्य भाव की, दास्य भाव की, माधुर्य भाव की, शांत भाव की। सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर आ जाएगा सी फॉर कैट। मीराबाई की उपासना भक्ति किस प्रकार की थी? माधुर्य भाव की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्री शाखा का कवि नहीं है? ज्ञानाश्री कहो या संत काव्यधारा कहो, एक ही बात है। विकल्प हैं सुंदरदास, मलुकदास, कबीरदास, कुंभनदास।
सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर सभी का आ ही गया होगा, क्या आ जाएगा? कुंभन दास। कुंभन दास जो थे वो कृष्ण भक्त काव्य धारा के कवि थे, ज्ञानाश्रय या संत काव्य धारा के कवि नहीं थे। बाकी सभी किसके हैं? ज्ञानाश्रय के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमालती किसने काव्य की नायिका है? मधुमालती किसके काव्य की नायिका है? विकल्प हैं उस्मान, मंझन, जायसी, नूर मोहम्मद। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा मंझन। दोस्तों, मधुमालती किसकी नायिका है? मंझन के काव्य की नायिका है। और मंझन का काव्य में जो नायक था वो कौन सा था? मनोहर। और नायिका कौन सी थी? मधुमालती। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भ्रमर गीत प्रसंग की कथा का वर्णन भागवत के किस स्कंद में हुआ है? भ्रमर गीत प्रसंग की कथा का वर्णन भागवत के किस स्कंद में हुआ है? सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा सही विकल्प हो जाएगा B4 बोल, दसम स्कंद में। भ्रमर गीत का वर्णन भागवत के दसम स्कंद में हुआ है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, कर्म योग पुनि ज्ञान उपासन सभी भ्रम भरमायो, श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनियो, लीला भेद बतायो। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? विकल्प है तुलसीदास जी, कबीर दास जी, कुंभन दास जी, सूरदास जी। सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर सभी का आ ही गया होगा, क्या हो जाएगा? सूरदास। देखो, इन्होंने लास्ट पंक्ति में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि गुरु वल्लभ, श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो लीला भेद। वल्लभाचार्य के बारे में बात की गई। वल्लभाचार्य के शिष्य यहाँ कौन थे? सूरदास। ना तुलसीदास थे, कुंभन दास भी वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे, लेकिन ये जो पंक्तियां थी ये किसके द्वारा कही गई थी? सूरदास के द्वारा कही गई। अगला क्वेश्चन देखिए, रामाज्ञा प्रश्नावली किसकी रचना है? विकल्प है नाभादास, अग्रदास, कुंभन दास, सूरदास। सही विकल्प का चयन कीजिए। रामाज्ञा प्रश्नावली किसकी रचना है? दोस्तों, एक रचना है रामाज्ञा प्रश्न, वो रामाज्ञा प्रश्न नहीं है, ये रामाज्ञा प्रश्नावली है। किसकी रचना है? जल्दी से अपने विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट, कुंभन दास की। अगला क्वेश्चन देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की? सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बाबर। दोस्तों, कल के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, बस क्वेश्चन पूछने की स्टाइल थोड़ी अलग थी। वहाँ पूछा गया कि आखिरी कलाम में किसकी कयामत का वर्णन है?
तो बाबर की क़यामत का वर्णन है। और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि मलिक मोहम्मद जायसी के आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की गई, तो बाबर की प्रशंसा की गई। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि बाबर का क़यामत ग्रंथ कौन सा है, मलिक मोहम्मद जायसी का कौन सा ग्रंथ बाबर की क़यामत से संबंधित है, तो आंसर आ जाएगा आखिरी कलाम। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास की किस रचना में अलंकारों और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? विकल्प है सूरसारावली, सूरसागर, साहित्य लहरी और इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही आंसर आ जाएगा सी फॉर कैट, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी आपके नायिका भेद ग्रंथ है और इसे अलंकार ग्रंथ भी माना जाता है। अगला देखिए, रसखान किसके शिष्य थे? विकल्प है स्वामी हरिदास, गोस्वामी विठलनाथ, वल्लभाचार्य, गोविंद स्वामी। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा गोस्वामी विठलनाथ। रसखान किसके शिष्य थे? गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। दोस्तों, रसखान अष्टछाप के कवियों में नहीं थे, लेकिन केवल अष्टछाप के कवि ही विठलनाथ के शिष्य नहीं थे, और भी थे। जो अष्टछाप में 4 जो कवि थे वो विठलनाथ के शिष्य थे और 4 इनके पिता वल्लभाचार्य के शिष्य थे। लेकिन इन्होंने अष्टछाप के कवियों को नहीं पूछा, रसखान को पूछा है। तो ऐसा ना समझे कि विठलनाथ के केवल 4 ही शिष्य थे, इनके और भी बहुत अधिक शिष्य थे, जिसमें एक कौन थे? रसखान थे। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्दार्थी सहिति काव्य लक्षणा के प्रणेता हैं। शब्दार्थी सहिति काव्य लक्षणा के प्रणेता हैं दंडी, वामन, आनंदवर्धन, भामह। विकल्प 2 में वामन दिया गया है दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये वामन है। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही आंसर आ जाएगा डी फॉर डॉग, भामह। आप सभी जानते हैं कि शब्दार्थी सहिति काव्यम किसकी है? भामह की है। याद कैसे रखें? मैंने आसान तरीके से सभी पंक्तियां आपको करवाई थी। देखो, शब्दार्थी सहिति काव्यम, शब्द प्लस अर्थ बराबर काव्य। अब भामह को देखें तो भामह ने कौन सा सिद्धांत दिया? अलंकार सिद्धांत। देखो, अलंकार मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के माने जाते हैं आपके, शब्दालंकार और अर्थ अलंकार। तो बस शब्दार्थी, शब्द अर्थ दोनों किस में निकलते? अलंकार। और अलंकार किसका था? भामह का। तो याद रहेगा हमें, शब्दार्थी सहिति काव्यम किसकी रचना है, किसकी पंक्तियां हैं? भामह की है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहारी लाल किस राजा के आश्रित कवि हैं? कवि बिहारी जो आपके रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं, ये कवि किस राजा के आश्रित कवि थे? विकल्प है महाराज भाव सिंह, महाराज जय सिंह, महाराज जसवंत सिंह, महाराज देवी सिंह। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा महाराज जय सिंह। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि जो बिहारी थे वो अन्योक्ति अलंकार के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अन्योक्ति अलंकार का सबसे अधिक प्रयोग किया, और राजा जयसिंह के बारे में इन्होंने एक काव्य पंक्ति लिखी थी, और पंक्ति लिखकर अलंकार का परिचय दिया था। और सभी जानते हैं कौन सी पंक्ति थी?
नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली सो बंध्यो आगे को न हवाल। ये भंवरे के माध्यम से राजा जयसिंह को समझाना चाहते थे। और जब ऐसा किया जाता है कि प्रस्तुत उपमान से अप्रस्तुत उपमान को समझाने की कोशिश की जाती है, तो उस समय अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है। और अन्योक्ति अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किसने किया? बिहारी ने किया। राजा जयसिंह की नवविवाहित पत्नी के प्रेम में राजा जयसिंह इतने उलझ गए थे कि राजभार संभालना ही छोड़ दिया था। तो अब उस समय राजा के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी, तो बिहारी ने ये दोहा प्रस्तुत किया किसके सामने? राजा जयसिंह के समक्ष। और राजा जयसिंह समझ गए कि हमें कार्यभार संभालना चाहिए। तो बिहारी लाल किस राजा के आश्रित कवि थे? राजा जयसिंह के। अगला क्वेश्चन देखिए। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहते नवीन। उक्त पंक्तियों में अभिधा, लक्षणा आदि शब्द शक्तियों का निरूपण किस रीति कवि ने किया है? विकल्प है मतीराम, कुलपति मिश्र, देव, सुखदेव मिश्र। सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, अनेक परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमारा आंसर आ जाएगा C4 कैट। बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि ये पंक्तियां किसने कही। बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि मैच करने के लिए दे देता है कि ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई, तो हमें सभी मैच करने अन्य पंक्तियों के साथ भी इसे दे देता है। और कई बार ये दे देता है कि देव की पंक्तियां इनमें से कौन सी हैं, तब भी ये पंक्ति बहुत फेमस पंक्ति है, बहुत बार पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवत इक बार। यह दोहा किस पुस्तक में वर्णित है? सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, अंग दर्पण। दोस्तों, बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। कई बार ये पूछ लेता है कि अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, ये कौन सी कवि की पंक्तियां हैं। कई बार ये पूछ लेता है ये कौन सी पुस्तक से ली गई है। आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएं कि अंग दर्पण किस कवि की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। घनानंद किस वैष्णव संप्रदाय के थे? विकल्प है राधा वल्लभ, माधव संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा D4 डोक। घनानंद किस वैष्णव संप्रदाय के थे? निम्बार्क संप्रदाय के। अगला क्वेश्चन देखना। अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के भांड घोड़ा कदाते हुए महफिल में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किसके संदर्भ में कहा? विकल्प है मुंशी सदा सुखलाल नियाज, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल जी। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा इंसा अल्लाह खां। दोस्तों, इंसा अल्लाह खां की कौन सी कहानी थी जिस कहानी के बारे में ये कहा गया? ये जितने भी लोग देख रहे हैं अभी कमेंट करके मुझे बताएं।
अपनी कहानी का आरंभ भी उन्होंने इस ढंग से किया जैसे लखनऊ के भांडे घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। यह किस कहानी के लिए कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के यह पंक्तियां किस कवि के बारे में कही गई? सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा बी फॉर भोल। किसके बारे में कही गई? भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्णायन किस विधा की रचना है? नाटक, महाकाव्य, उपन्यास, खंडकाव्य। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा सही आंसर आ जाएगा महाकाव्य। दोस्तों, महाकाव्य वह काव्य होता है जिसमें प्रसंग पूर्वोत्तर होते हैं, प्रसंग पूर्वापर होते हैं, यानी एक प्रसंग दूसरे प्रसंग से जुड़ा हुआ होता है। और खंडकाव्य वह काव्य होता है जिसमें एक ही प्रसंग का वर्णन किया जाता है, एक ही पक्ष का वर्णन किया जाता है, संपूर्ण जीवन का वर्णन नहीं किया जाता है। तो जो कृष्णायन है यह कैसा है? हमारा महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु का परवर्ती गद्यकार है? पुनः देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु का परवर्ती गद्यकार है? विकल्प हैं प्रताप नारायण मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, श्रद्धाराम फुलेरी। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा ए, प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु के प्रवर्ती गद्यकार माने जाते। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कालिदास के मेघदूत का अनुवादक नहीं है? विकल्प है लाला सीताराम, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, नागार्जुन। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्री निवास दास का नहीं है? विकल्प हैं संयोगता स्वयंवर, महाराणा प्रताप, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा बी फॉर बोल, महाराणा प्रताप श्रीनिवास दास का नाटक नहीं है। संयुक्ता स्वयंवर, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी ये सभी किसके हैं? श्रीनिवास दास के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? ये भाग्यवती है, भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? विकल्प हैं ऐतिहासिक, मनोविश्लेषणात्मक, तिलस्मी अय्यारी या सामाजिक। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, सामाजिक है। भाग्यवती किसका है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और ये किस प्रकार का है? सामाजिक नाटक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली में लिखित हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? विकल्प हैं लोकायतन, साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखित पहला महाकाव्य है। किसके द्वारा रचित है? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, किसके द्वारा है? प्रिय प्रवास किसका है? अगला क्वेश्चन देखिए, भारत भारती का रचना काल है सन 1909, 1910, 1911, 1912 ईस्वी। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही आंसर आ जाएगा डी फॉर डॉग, 1912। और बहुत बार पूछी जाती है भारत भारती की डेट। भारत भारती के कारण ही राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। भारत भारती की रचना काल कब का है? 1912 का है। किसकी रचना है ये आप अच्छे से जानते ही होंगे, कमेंट करके आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, साधारणीय और व्यक्ति वैचित्र्यवाद किसका निबंध है? विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है का निबंध है साधारणीय और व्यक्ति वैचित्र्यवाद। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, प्रसिद्ध निबंध है। अगला क्वेश्चन देखो, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों आहाकार स्वर में वेदना असीम गरजती। इन काव्य पंक्तियों के कवि कौन हैं? ये काव्य पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए, रंग दर्शन के लेखक हैं सीताराम चतुर्वेदी, बलवंत गार्गी, नेमिचंद्र जैन, सुरेश अवस्थी। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, नेमिचंद्र जैन। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी जाति की अवधारणा के प्रवर्तक हैं। हिंदी जाति की अवधारणा के प्रवर्तक हैं रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा बी फॉर बोल, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी थे आपके। और हिंदी जाति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? रामविलास शर्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी साहित्यकार नहीं है? विकल्प हैं उपेंद्रनाथ अस्क, प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, नगेंद्र। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा उपेंद्रनाथ अस्क। उपेंद्रनाथ अस्क को छोड़कर बाकी तीनों कैसे हैं? गांधीवादी साहित्यकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने प्रकार
प्रधान भेद माने हैं? कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने प्रधान भेद माने हैं? सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा C4 कैट 6। दोस्तों यही क्वेश्चन RPSC फर्स्ट ग्रेड में अभी पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, और एक कथन बना के दिया गया था कि कुंतक ने वक्रोक्ति के 8 भेद माने हैं, जबकि सही क्या होना चाहिए था, 6 भेद माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ है? प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ? विकल्प हैं जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या स्वीडन में। प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ? सही विकल्प हमारा हो जाएगा फ्रांस। प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ पर हुआ? फ्रांस में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, कालक्रम अनुसार लल्लू लाल जी की रचनाओं का सही अनुक्रम है? विकल्प हैं ब्रजभाषा व्याकरण, लाल चंद्रिका, प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा B4 बोल। प्रेमचंद्रिका कब की है? कहीं इसकी डेट हमें मिलती है 1810 और कहीं मिलती है 1810 या 1800 की। ब्रजभाषा व्याकरण कब का है? 1811 का है। सिंहासन बत्तीसी कब की है? ये 1801 की है। लाल चंद्रिका कब की है? 1817 की है। दोस्तों आप कहोगे कि मैम सिंहासन बत्तीसी सबसे पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, सबसे पहले प्रेम सागर ही है, क्योंकि कोई ऐसा विकल्प हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें हम ये कह सकें कि सिंहासन बत्तीसी पहली और लाल चंद्रिका अंतिम हो। देखिए, कोई भी विकल्प हमारे समक्ष ऐसा नहीं है जिसमें हम ये कहें कि हमारा सिंहासन बत्तीसी पहले आ जाए और लाल चंद्रिका सबसे लास्ट हो। कोई ऐसा विकल्प नहीं है, इसलिए हम प्रेम सागर को लेते हैं सबसे पहले। प्रेम सागर की डेट 1800 मानी जाती है। उसके बाद ब्रजभाषा व्याकरण की 1811 मानी जाती है। सिंहासन बत्तीसी 1801 और लाल चंद्रिका 1817 है। तो प्रथम हमारी थी प्रेम सागर और अंतिम क्या थी? लाल चंद्रिका थी। इसके आधार पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? B4 बोल। बाद में इस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन गया होगा, लेकिन उस समय के लिए हम इसी को आंसर चुने। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन काल के क्रमानुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। कवि आपके पास दिए गए, इनको सही अनुक्रम में चुनना है। विकल्प हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामनरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, निराला। इन सभी को आपको जीवन काल के आधार पर क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। हमारा आंसर हो जाएगा A। दोस्तों देखिए,
हमारा आंसर होगा कौन सा, ए हो जाएगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर कब के हैं, 1866 के। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म कब का, 1866 ईस्वी। रामनरेश त्रिपाठी का कब का है, 1889 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद का कब का है, 1889। निराला जी का कब का है, 1897। 1897। जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866, रामनरेश त्रिपाठी 1889, जयशंकर प्रसाद 1889 और निराला जी 1897। सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। ज्ञानेंद्र कुमार के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल क्रम से सही अनुक्रम कौन सा है। विकल्प हैं सुनीता, दशार्क, परख, कल्याणी। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। आपको पता है परख कब का है, 1929 का। परख कब का है, 1929। सुनीता कब का है, 1934। कल्याणी कब का है, 1939। दशार्क कब का है, 1985। सही विकल्प हो गया सी फॉर कैट। परख 1929, सुनीता 1934, कल्याणी 1939, दशार्क 1985। अगला क्वेश्चन देखिए। जीवन के क्रम से संस्कृत काव्य शास्त्र के निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम होगा। विकल्प हैं भरतमुनि, शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोलट। सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। भरतमुनि कौन सी सदी के हैं, दूसरी सदी के। भट्टलोलट कौन सी के हैं, 8वीं सदी के। शंकु कौन सी के हैं, 9वीं सदी के। भट्टनायक कौन सी के हैं, 10वीं सदी के। भरतमुनि दूसरी सदी के हैं, भट्टलोलट 8वीं सदी के, शंकुक 9वीं सदी के और भट्टनायक 10वीं सदी के हैं। सही विकल्प होगा सी फॉर कैट। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नांकित आंचलिक उपन्यासों का सही अनुक्रम है। विकल्प हैं बलचनमा, मैला आंचल, देहाती दुनिया, सागर लहरें और मनुष्य। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही आंसर आ जाएगा डी फॉर डॉग। देहाती दुनिया कब का है, 1926 का। बलचनमा कब का है, 1952 का। मैलांचल कब का है, 1954 का। सागर लहरें और मनुष्य कब का है, 1956 का। देहाती दुनिया 1926, बलचनमा 1952, मैलांचल 54, सागर लहरें और मनुष्य 56। सही विकल्प हो जाएगा डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नांकित पत्र संग्रहों का सही अनुक्रम है। पत्र संग्रह का सही अनुक्रम कौन सा है।
हमारा आंसर हो जाएगा ए, चिट्ठी पत्री, फाइल प्रोफाइल, 200 पत्र बचपन के नाम। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नांकित साक्षात्कार का सही अनुक्रम है। विकल्प हैं रत्नाकर से बातचीत, मैं उनसे मिला, अप्रोक्स, बातों बातों में। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए, रत्नाकर से बातचीत कब का है? 1931 का। मैं उनसे मिला 1955। अप्रोक्स 1979। बातों बातों में 1983। रत्नाकर से बातचीत 1931 का है, मैं उनसे मिला 1955, अप्रोक्स 1979, बातों बातों में 1983। रत्नाकर से बातचीत किसका है? बनारसी दास चतुर्वेदी का साक्षात्कार है। मैं उनसे मिला पदम सिंह शर्मा का है। अप्रोक्स आज्ञा का है। बातों बातों में मनोहर श्याम जोशी का है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नांकित रिपोर्टाजों का सही अनुक्रम है। रिपोर्टाज दिए गए हैं, इनका सही अनुक्रम लगाना आपको। विकल्प हैं वे तो लड़ेंगे हजारों साल, ऋण जल, धन जल, तूफानों के बीच, युद्ध यात्रा। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉल। देखिए, तूफानों के बीच में कब का है? 1941। वे लड़ेंगे हजारों साल, 1966। हजारों साल की जगह 66 साल याद कर लेना। वे लड़ेंगे 66 साल, है ना, 66 का है। युद्ध यात्रा 1972। कितने युद्ध किए? 72। ऋण जल, धन जल 1977। देखिए, तूफानों के बीच 1941 का है। वे लड़ेंगे हजारों साल 66 का है। युद्ध यात्रा 1972 का है। ऋण जल, धन जल 1977 का है। तूफानों के बीच में किसका किसका रिपोर्टाज है? रांघे राघव का। वे लड़ेंगे हजारों साल किसका है? शिवसागर मिश्र का। युद्ध यात्रा किसका है? धर्मवीर भारती का है। ऋण जल, धन जल किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का है। सही विकल्प हो जाएगा बी फॉर बॉल। तूफानों के बीच में रांघे राघव का है, 1941 का। वे लड़ेंगे हजारों साल शिवसागर मिश्र का है, 1966 का। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती का है, 1972 का। ऋण जल, धन जल फणीश्वर नाथ रेणु का है, 1977 का। अगला क्वेश्चन देखिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नांकित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम होगा। विकल्प है अनामिका, तुलसीदास, अपरा, जूही की कली। सही विकल्प का चयन कीजिए।
हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। जूही की कली कब की है? 1918 की। अनामिका कब की है? 1923। तुलसीदास 1938। अपरा कब की है? 1956। पुनः देखिए, जूही की कली 1918, अनामिका 1923, तुलसीदास 1938, अपरा 1956। सही विकल्प हो जाएगा डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम होगा। विकल्प हैं बहती गंगा, कंदील और कुहासे, सोया हुआ जल, सूरज का सातवां घोड़ा। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प हो जाएगा डी फॉर डॉग। सूरज का सातवां घोड़ा कब का है? 1952। 1952 का। सूरज का सातवां घोड़ा कब का होगा? 1952 का है। बहती गंगा की डेट मुझे फिक्स नहीं याद आ रही है। उसके बाद है सोया हुआ जल। सोया हुआ जल की डेट क्या है? 1954। कंदील और कुहासे कब की है? 1969। 69। बहती गंगा की डेट नहीं है, लेकिन सूरज का सातवां घोड़ा कब का है? 52 का। और केवल एक ही ऑप्शन में हमारे पास सूरज का सातवां घोड़ा पहले दिया हुआ है। उसके बाद है बहती गंगा। सोया हुआ जल कब का है? 54 का है। कंदील और कुहासे कब का है? 69 का है। सूरज का सातवां घोड़ा किसका है? धर्मवीर भारती का। बहती गंगा किसका है? शिव प्रसाद सिंह का। कंदील और कुहास कंदील सोया हुआ जल किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। कंदील और कुहासे किसका है? गिरधर गोपाल का। सही विकल्प हो जाएगा डी फॉर डॉग। पुनः देख लीजिएगा, सूरज का सातवां घोड़ा है 1952 का। किसका? धर्मवीर भारती का। बहती गंगा की डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन ये है किसका? आपका शिव प्रसाद सिंह का है। सोया हुआ जल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का 1954 का। कंदील और कुहासे 1969 की गिरधर गोपाल का है। सही विकल्प हो जाएगा डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समाचार पत्रों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम होगा। विकल्प हैं उदंड मार्तंड, प्रजामित्र, प्रजाहितैषी, आगरा अखबार। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा, विकल्प नहीं है जिसमें ये पहले दिया हो, और आंसर भी डी फॉर डॉग ही चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुबेरनाथ राय के निबंधों का प्रकाशन काल के क्रमानुसार सही अनुक्रम है। कुबेरनाथ राय के निबंध दिए गए। विकल्प हैं गंधमादन, आगम की न्याव, रस आखेटक, विषाद बांसुरी। सही विकल्प का चयन कीजिए।
हमारा सही आंसर हो जाएगा C4 कैट। रस आखेटक कब का है? 1970 का। गंधमादन कब का है? 1972 का। निषाद बांसुरी कब का है? 1974 का। आगम की नाव कब का है? 2002 का। रस आखेटक 1970, गंधमादन 1972, निषाद बांसुरी 1974, आगम की नाव 2002। सही विकल्प हो जाएगा C4 कैट। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम है। विकल्प दिए गए बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूरण सिंह। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब का है? 1864। 1864। बाल मुकुंद गुप्त का कब का है? 1865। सरदार पूरण सिंह का 1881। रामचंद्र शुक्ल का 1884। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 के हैं। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1865 ईस्वी में है। सरदार पूरण सिंह का 1881 ईस्वी में और रामचंद्र शुक्ल का 1884 ईस्वी। आंसर आ जाएगा C4 कैट। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। विकल्प है पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सुनो भाई साधो। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मायावादी कविताओं में केवल रोमानियत की अभिव्यक्ति है, तो ये भी गलत है। दोनों ही गलत हैं, ए बी और आर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, काव्य का सत्य जीवन की परिधि में सौंदर्य के माध्यम द्वारा व्यक्त अखंड सत्य है। तर्क है क्योंकि सौंदर्य कला मात्र का सत्य है। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। ए सही और आर सही, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्थापना दी गई हमारे समक्ष क्लासिक साहित्य जीवन की चिरंतर समस्याओं का समाधान है। तर्क दिया गया इसका, क्योंकि जीवन की मूल्य व्यवस्था अपरिवर्तनशील होती है। सही विकल्प का चयन करना है। स्थापना है क्लासिक साहित्य जीवन की चिरंतर समस्याओं का समाधान है।
तर्क दिया गया क्योंकि जीवन की मूल्य व्यवस्था अपरिवर्तनशील होती है। सही विकल्प का चयन करना है। आंसर हो जाएगा हमारा C4 कैट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नायक की मानसिक अवस्था की अनुकृति नाटक का लक्षण है। तर्क दिया गया क्योंकि नाटक में नायक के जीवन की कार्य व्यवस्थाओं का प्रदर्शन होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा B4 बोल। A और R दोनों गलत हैं। देखिए, स्थापना है, नायक की मानसिक अवस्था की अनुकृति नाटक का लक्षण है। ऐसा नहीं है कि नाटक का जो लक्षण है वो नायक की मानसिक अवस्था की अनुकृति नहीं होती है, वो समाज की अनुकृति होता है। तर्क कहा क्योंकि नाटक में नायक के जीवन की कार्य व्यवस्थाओं का प्रदर्शन होता है। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ नायक जो है उसका अपना व्यक्तिगत जीवन का प्रदर्शन होता है, नहीं, वहाँ समाज की परिस्थितियों का प्रदर्शन किया जाता है। तो दोनों ही गलत होंगे, ए भी गलत और आर भी गलत। अगला क्वेश्चन देखिए, दुष्कर्म कर्म करने की भावना ही उत्साह का आलंबन है। तर्क है क्योंकि दुष्कर कर्म का दायरा उत्साह तर्क तक सीमित है। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा D4 डॉग। दोस्तों, ए सही और आर गलत है। देखिए, ए क्या कहता है, स्थापना कह रहा है कि दुष्कर्म कर्म करने की भावना ही उत्साह का आलंबन है। देखो, जब दुष्कर्म किया जाता है तो उसकी जो भावना है वो उत्साह हमारे अंदर भर देती है। दुष्कर्म करने के लिए हमें वो अंदर से मोटिवेट कर देती है, हम उत्साह में भर जाते हैं। सही है, लेकिन कहा क्योंकि दुष्कर्म कर्म का दायरा उत्साह तक ही सीमित है। ऐसा नहीं है कि जो दुष्कर्म का दायरा होता है वो केवल उत्साह तक ही सीमित हो, वो उससे भी आगे निकल जाता है। इसलिए ए सही और आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्ण राय काव्य कृति के उत्कर्ष का दर्शन है। तर्क दिया क्योंकि कृष्ण काव्य अंतः भगवत आसक्ति का समर्थन करता है। दोस्तों, पुनः देखिए, स्थापना है कृष्ण काव्य कृति के उत्कर्ष का दर्शन है क्योंकि कृष्ण काव्य अनंतः भगवत आसक्ति का समर्थन करता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर आ जाएगा ए और आर दोनों सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 है, अद्वैतवाद अनात्म को भ्रम कहता है क्योंकि वह प्रकृति की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। C4 कैट। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थापना है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद में यथार्थ और आदर्श का समावेशन होता है। तर्क दिया गया कारण कि आदर्श का जन्म यथार्थ से होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए।
हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, ए सही आर गलत। देखिए दोस्तों, ए में कहा गया आदर्शोन्मुख यथार्थ में यथार्थ और आदर्श का समावेशन होता है, बिल्कुल सही है। आर कहा कारण कि आदर्श का जन्म यथार्थ से होता है, ये गलत दे दिया। यथार्थ का जन्म आदर्श से होता है, ये होना चाहिए था। और उसने कहा कि आदर्श का जन्म यथार्थ से होता है, इसलिए ये गलत हो गया है। हमारा आंसर हो जाएगा ए सही आर गलत। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रगतिवाद कलाकार की स्वतंत्रता का नहीं परतंत्रता का शत्रु है। तर्क दिया गया क्योंकि प्रगतिवाद कलाकार को समाज निरपेक्ष सच्चाई को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों जानते हैं इसका डी विकल्प क्या होगा? ए सही और आर बी सही। तो आप अपना आंसर चूज कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, ए सही आर गलत। क्यों गलत है? देखिए दोस्तों, ए में कहा गया प्रगतिवाद कलाकार की स्वतंत्रता का नहीं परतंत्रता का शत्रु है, बिल्कुल सही है। तर्क कहा गया क्योंकि प्रगतिवाद कलाकार को समाज निरपेक्ष सच्चाई को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है, नहीं, प्रगतिवाद कलाकार को समाज सापेक्ष सच्चाई को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। निरपेक्ष शब्द नहीं सापेक्ष आना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया। ए सही आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया, क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित कवियों का उनकी कविताओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया सुभद्री कुमारी चौहान, माखनलाल वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा। सूची 2 में कविताएं दी गई हैं, भैंसाबाड़ी, वीरों का कैसा हो बसंत, कैदी और कोकिला, रश्मि, तुम और मैं। सही विकल्प का चयन करना है आपको, सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा डी फॉर डॉग। देखिए मिलान कीजिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी रचना है? वीरों का कैसा हो बसंत। माखनलाल वर्मा की कौन सी है? रश्मि। माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी है? कैदी और कोकिला। भगवती चरण वर्मा की कौन सी है? भैंसा गाड़ी। आंसर आ जाएगा डी फॉर डॉग। ये भैंसा गाड़ी बहुत बार पूछी गई है, ध्यान रखना किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है समालोचक, इंदु, अभ्युदय, प्रताप। सूची 2 में है अंबिका प्रसाद गुप्त, गणेश शंकर विद्यार्थी, देवकी नंदन खत्री, मदन मोहन मालवीय, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर आ जाएगा ए। मैच कीजिए, समालोचना किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। इंदु किसकी है? अंबिका प्रसाद गुप्त की। अभ्युदय किसकी है? मदन मोहन मालवीय की। प्रताप किसका है?
गणेश शंकर विद्यार्थी। आंसर आ जाएगा ए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, प्रभा खेतान। सूची 2 में है चितकोबरा, छिन्नमस्ता, महाभोज, आमा, सूरजमुखी अंधेरे में। सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा C4 कैट। देखिए मिलान कीजिए, मनु भंडारी का उपन्यास कौन सा है? महाभोज। कृष्णा सोबती का सूरजमुखी अंधेरे में, मृदुला गर्ग का चितकोबरा, प्रभा खेतान का छिन्नमस्ता। देखिए यह क्वेश्चन सेम पीछे भी पूछा गया था, जिसमें हमें इसमें से 1-2 राइटर और उपन्यास को उठाया गया था। आज पुनः इस क्वेश्चन को दोहराया गया है, इसलिए जो 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, लेकिन बस क्वेश्चन की स्टाइल थोड़ी बदल देता है। तो अगर हम 10 ईयर निकालते हैं तो इससे हमें बहुत अधिक फ़ायदा होगा हमारे इस पेपर में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आलोचकों को उनके आलोचना ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है साहित्य लोचन, साहित्य समालोचना, निराला की साहित्य साधना, आलोचनादर्श। सूची 2 में दिए गए हैं रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, रमाशंकर शुक्ल रसाल। अपना आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, फिर मैं आपको कोड देती हूँ। विकल्प दिए गए हैं हमारे समक्ष, सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट। आंसर हो जाएगा C4 कैट। देखिए पुनः आपको लेकर चलती हूँ क्वेश्चन के ऊपर। साहित्य आलोचन किसकी है? साहित्य आलोचन किसकी है? आपने मैच किया होगा। साहित्य आलोचन है हमारी किसकी? श्याम सुंदर दास की। उसके बाद है साहित्य समालोचना किसकी है? रामकुमार वर्मा की। निराला की साहित्य साधना किसकी है? रामविलास शर्मा की। और आलोचना दर्श किसकी है? रमाशंकर रसाल की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है जल्पा, वर्षा, मृणालिनी, सेल्मा। सूची 2 में है त्यागपत्र, पर्दे की रानी, अपने अपने अजनबी, गबन, मुझे चांद चाहिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। देखिए मिलान कीजिए, जल्पा किसकी है? गबन की पात्र है। वर्षा किसकी है? मुझे चांद चाहिए की पात्र है। मृणालिनी किसकी है? त्यागपत्र की है। सेल्मा किसकी है? अपने अपने अजनबी की पात्र है। सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित चरित्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ भी पात्र दिए गए। सूची 1 में है मानव, पुरूरवा, युयुत्सु, राधा।
सूची 2 में दिए गए अंधा युग, कामायनी, प्रिय प्रवास, उर्वशी, अग्निलीक। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा B4 बोल। मिलान कीजिए, देखिए। मानव किसका है? कामायनी का पात्र है। पुरूरवा किसका है? उर्वशी का है। युयुत्सु किसका है? अंधे युग का। राधा, प्रिय प्रवास। ये क्वेश्चन पिछले पेपर में भी पूछा गया था, आज पुनः पूछा जा रहा है। यही पात्र, राधा पात्र उसमें भी उठा रखा था, युयुत्सु भी उठा रखा था और मानव भी उठाया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। सिद्धांत और उनके विचारक दिए गए हैं। सूची 1 में है उदात्त तत्व, संरचनावाद, विखंडनवाद, निर्व्यक्तिकतावाद। सूची 2 में है जोक देरिदा, लोंजाइनस, सारत्र, सैस्यूर, इलियट। सही विकल्प का चयन कीजिए। मिलान करके अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिखिए या कमेंट में लिखिए। विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं। हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट। मिलान कीजिए, देखिए। उदात्त तत्व किसका है? लोंजाइनस का। संरचनावाद किसका है? सोस्यूर का। विखंडनवाद किसका है? जोक देरिदा का। निर्व्यक्तिकतावाद किसका है? इलियट का। आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? C4 कैट। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है जैनेन्द्र कुमार, अज्ञा, भीष्म साहनी, मोहन राकेश। कहानी संग्रह दिए गए हैं ग्रामोफोन, रोज, चीफ की दावत, मिसपाल, ठेस। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा D4 डॉग। मिलान कीजिए, देखिए। जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह कौन सा है? जैनेन्द्र कुमार का कौन सा है? ग्रामोफोन। अज्ञा का कौन सा है? रोज। भीष्म साहनी, चीफ की दावत, मोहन राकेश, मिसपाल। ये सभी कहानी किसकी हैं? इन राइटरों की। दोबारा देख लीजिएगा। जैनेन्द्र की कौन सी है? ग्रामोफोन। अज्ञा की रोज, जो गैंग्रीन के नाम से जानी जाती है। भीष्म साहनी, चीफ की दावत, मोहन राकेश, मिसपाल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है कछुआ धर्म, आचरण की सभ्यता, तुम चंदन हम पानी, भारतीय संस्कृति की देन। सूची 2 में है बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूरण सिंह, विधानसभा मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा C4 कैट। मिलान कीजिए, देखिए। कछुआ धर्म किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आचरण की सभ्यता
सरदार पूरण सिंह, तुम चंदन हम पानी, विधानसभा मिश्र, भारतीय संस्कृति की देन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित रसों को उनके स्थायी भावों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है रौद्र, विभत्स, अद्भुत, शांत। सूची 2 में है जुगुप्सा, विस्मय, क्रोध, शोक, निर्वेद। सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा B4 बोल। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। विभत्स रस का कौन सा है? जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। अद्भुत रस का कौन सा है? विस्मय। शांत रस का कौन सा है? निर्वेद। निर्वेद का अर्थ होता है वैराग्य। आंसर हो जाएगा B4 बोल। सभी 75 क्वेश्चन हमने देखे। सभी अपना स्कोर मेरे साथ शेयर करेंगे। अवश्य शेयर करें सभी अपना स्कोर। और इसी तरह से हम लोग हर रोज तैयारी करते हैं, क्वेश्चन पेपर लगा कर देखते हैं। आपसे आशा रखती हूँ कि शायद इन पेपरों से बहुत अधिक फ़ायदा आपको हो रहा होगा। और अगर कोई भी त्रुटि आपको लग रही है क्वेश्चन करवाने के तरीके में या फिर और कोई सुझाव है तो आप अवश्य कमेंट करके दीजिए। धन्यवाद।